और ये यो मानता नन्नन सिंह अलाउद्दीन थे अतः थे जिन्हें बाद में अकबर महान के नाम से जाना गया। यही समझन सा सही है अतः पैदान चले सितम आइडिया की वो सब तो फल में अशक यह माया सही सिंह हुए थे सारा अकेले ही में आज एक हत्या अमरकोट के किले में हुआ था। उनका जन्म के पिता मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बड़ी उथल पुथल के दौर में हुआ था, जिन्हें उनके सिंहासन से हटा दिया गया था और वे निर्वासन में रह रहे थे। युवराज का प्रारंभिक जीवन अस्थिरता और खतरे से भरा था और नौ जो उस भव्यता के बिल्कुल विपरीत था जिसकी वे बाद में कमान संभालने वाले थे। उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्ष दिल्ली और आगरा के भव्य दरबारों से दूर अफगानिस्तान के उबड़ खाबड़ इलाकों में बिताए। जब उनके पिता अपने खोए हुए साम्राज्य को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, तब अकबर का पालन पोषण उनके चाचा श्री कान मिर्जा और अस्करी मिर्जा ने किया। दिलचस्प बात यह है कि अपनी तेज बुद्धि और अतृप्त जिज्ञासा के बावजूद अकबर ने कभी पढ़ना या लिखना नहीं सीखा, एक तथ्य जिसे इतिहासकार उनके अशांत पालन पोषण और संभवतः डिस्लेक्सिया के लिए जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि उनकी औपचारिक साक्षरता की कमी ने उनकी शिक्षा में बाधा नहीं डाली। उनके पास एक विलक्षण स्मृति और ज्ञान के प्रति गहरा प्रेम था। वे विद्वानों से अपने विशाल पुस्तकालय से पढ़ने के लिए कहते थे। इतिहास, धर्म, दर्शन और विज्ञान पर रचनाएं थी। नए आचार्य 13 वर्ष की कोमल आयु में अकबर के जीवन में उनके पिता हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के साथ एक नाटकीय मोड़ आया। युवक को एक नाजुक और बहुत कम हो चुका साम्राज्य विरासत में मिला, जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ था। उनके सिंहासन पर उनके दावे को तुरंत हेमू, एक दुर्जय हिंदू सेनापति जिसने दिल्ली और आगरा दोनों पर कब्जा कर लिया था, मुगल वंश का भाग्य किशोर सम्राट और उनके वफादार रीजेंट से पानीपत की दूसरी लड़ाई से जो नवंबर 15 में लड़ी गई थी, भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। संख्या में कम होने के बावजूद यदि सेना ने खिंजियांग खान की रणनीतिक कमान के तहत भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी। एक सूचयवश तीर हेमू की आंख में लगा, जिससे लड़ाई का रुख मुगलों के पक्ष में हो गया। पानीपत की जीत ने अकबर के सिंहासन को सुरक्षित कर लिया और विशाल मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो उनके शासन में फलेगा फूलेगा। बैरम खान के मार्गदर्शन में अकबर ने अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने का कठिन कार्य शुरू किया। उन्होंने शानदार सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें एक रणनीतिकार और पुरुषों के नेता के रूप में अपनी जन्मजात प्रतिभा का प्रदर्शन किया। में मालची विजय उनकी शुरुआती सैन्य सफलताओं में से एक थी। फिर उन्होंने अपना ध्यान राजपूताना के गौरवशाली और स्वतंत्र राजपूत राज्यों की ओर लगाया। राजपूतों के प्रति अकबर की नीति सैन्य शक्ति और राजनयिक सुलह का एक शानदार मिश्रण थी। उन्होंने 1566 में चित्तौड़गढ़ के दुर्जय किले की घेराबंदी की, जो राजपूत प्रतिरोध का एक गढ़ था। एक लंबी और खूनी घेराबंदी के बाद चित्तौड़गढ़ का पतन राजपूत गौरव के लिए एक बड़ा झटका था। हालांकि अकबर ने अमेरिकी राजकुमारी जोधाबाई सहित विवाह के माध्यम से कई राजपूत शासकों के साथ गठबंधन भी किया। इन वैवाहिक गठबंधनों ने न केवल राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित की, बल्कि मुगल दरबार के भीतर एक अद्वितीय सांस्कृतिक संश्लेषण को भी बढ़ावा दिया। एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जीत थी, जिससे मुगलों को समृद्ध समुद्री व्यापार मार्गों तक पहुंच मिली। के उपलक्ष्य में अकबर ने अपनी नई राजधानी में फतेहपुर सीकरी में शानदार बुलंद दरवाजा भव्यता का द्वार बनवाया। बंगाल और बिहार में उनके अभियानों ने उनके साम्राज्य की सीमाओं को पूर्व में और बढ़ा दिया।
ये पोते अकबर का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन अकबर की प्रतिभा केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। वे एक दूरदर्शी प्रशासक और एक दूरदर्शी राजनेता भी थे। उन्होंने अभूतपूर्व प्रशासनिक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने मुगल सरकार को केंद्रीकृत और मजबूत किया। सरकारी अधिकारियों की रैंकिंग की एक अनूठी प्रणाली उनके सबसे महत्वपूर्ण नवाचारों में से एक थी। इस प्रणाली ने एक वफादार और कुशल नौकरशाही का निर्माण किया जिसमें अधिकारियों को भूमि अनुदान के बजाय नकद में भुगतान किया जाता था। अकबर के राजा टोडर मल के सहयोग से विकसित किए गए थे, समान रूप से परिवर्तनकारी थे। जब्त प्रणाली में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण और राजस्व का उचित मूल्यांकन शामिल था जिससे किसानों को राहत मिलती थी। शायद अकबर के शासनकाल का सबसे उल्लेखनीय पहलू उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी जो अपने समय से बहुत आगे की अवधारणा थी। उन्होंने गैर मुसलमानों पर एक भेदभावपूर्ण कर जिससे उनके हिंदू विषयों को की वफादारी जीत गई। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की वजह का घर बनवाया जो धार्मिक और दार्शनिक बहसों के लिए एक अनूठा मंच था। उन्होंने सभी इस्लाम धर्म के विद्वानों, रहस्यवादियों और धर्मशास्त्रियों को अपने विश्वासों के सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। ने अकबर को आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला से अवगत कराया। आध्यात्मिक सत्य की उनकी खोज ने उन्हें दीन इलाही दिव्य विश्वास नामक एक समन्वयवादी पंथ तैयार करने के लिए प्रेरित किया। विवेक और दया जैसे गुणों पर जोर देती थी। इसने विभिन्न धर्मों से तत्वों को आकर्षित किया जो एक सार्वभौमिक सत्य में अकबर के विश्वास को दर्शाता है जो सांप्रदायिक विभाजन से परे है। अकबर ने कभी भी अपनी प्रजा पर दीन इलाही थोपने की कोशिश नहीं की। यह जिसे छोटा कुलीन क्रम बना से हुए। उनकी सुलह एकुल सार्वभौमिक शांति की नीति उनके शासन की आधारशिला बन गई जिसने उनके साम्राज्य के विविध समुदायों के बीच सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा दिया। वास्तुकला और साहित्य के भी एक महान संरक्षक थे और उनका दरबार संस्कृति और सीखने का एक जीवंत केंद्र बन गया। उन्होंने नई राजधानी शहर फतेहपुर सीकरी सहित कई शानदार इमारतों के निर्माण का आदेश दिया। यह विजय का शहर मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना था। भारतीय और मध्य एशियाई शैलियों का मिश्रण था। और सेना करे एक विशाल लाल बलुआ पत्थर का किला उनकी प्रमुख वास्तुकला उपलब्धियों में से एक था। में लघु चित्रकला की कला शोधन और रचनात्मकता की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए। उन्होंने एक शाही कार्यशाला की स्थापना की जहां विभिन्न पृष्ठभूमि के कलाकार एक अद्वितीय मुगल शैली की चित्रकला बनाने के लिए सहयोग करते थे। हमसा नामा पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के कारनामों की एक सचित्र पांडुलिपि इस अवधि का एक प्रसिद्ध उत्कृष्ट कृति है। अकबर ने महाभारत और रामायण जैसे कई संस्कृत क्लासिक्स का फारसी में अनुवाद भी करवाया। उनका दरबार नवरत्नों से सुशोभित था
जो असाधारण रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का एक समूह था जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट थे। इनमें मजाकिया और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल, महान संगीतकार तानसेन और शानदार वित्त मंत्री राजा टोडरमल शामिल थे। अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्ष व्यक्तिगत त्रासदियों के उनके सबसे बड़े बेटे सलीम के विद्रोह से प्रभावित थे। सलीम सिंहासन पर चढ़ने के लिए अधीर होकर खुद को सम्राट घोषित कर दिया और इलाहाबाद में एक प्रतिद्वंदी दरबार स्थापित कर लिया। शराबखोरी से उनके अन्य दो बेटों मुराद और दानियाल की मृत्यु ने अकबर को बहुत दुख पहुंचाया। व्यक्तिगत असफलताओं के बावजूद अकबर ने 1905 में अपनी मृत्यु तक अपने विशाल साम्राज्य पर बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से शासन करना जारी रखा। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में एक शानदार मकबरे में दफनाया गया, जो इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। अकबर की विरासत एक दूरदर्शी शासक की है जिसने सहिष्णुता, न्याय और सांस्कृतिक समन्वय के सिद्धांतों पर आधारित एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य का निर्माण किया। वह भारतीय इतिहास में एक विशाल व्यक्तित्व बने हुए हैं। इस विचार का एक प्रमाण है कि एक महान नेता एक विविध लोगों को एकजुट कर सकता है और शांति और समृद्धि का एक सुनहरा युग बना सकता है। अकबर की कहानी सिर्फ एक सम्राट की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार की कहानी है, एक बहुलवादी और सामंजस्यपूर्ण समाज का विचार। उनका शासन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची ताकत एकरूपता में नहीं, आपसी विविधता विविधता के उत्सव में निहित है। अफगानिस्तान में अकबर के शुरुआती सैन्य प्रशिक्षण ने एक योद्धा और एक नेता के रूप में उनके कौशल को कम उम्र से ही निखारा। अपने सैनिकों की वफादारी को बनाए रखने की उनकी क्षमता महान थी और वे अक्सर अपनी सेनाओं का नेतृत्व सामने से करते थे। अकबर के अधीन मुगल सेना एक निर्जय लड़ाकू बल थी जो आधुनिक तोपखाने और एक सुव्यवस्थित घुड़सवार सेना से सुसज्जित थी। अकबर की घेराबंदी युद्ध तकनीकें विशेष रूप से प्रभावी थी, जैसा कि कई दुर्जय किलों पर कब्जा करने में प्रदर्शित हुआ। युद्ध में उनकी व्यक्तिगत बहादुरी उनके सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत थी और उनके सलाहकारों के लिए चिंता का कारण थी। बंगाल के उपजाऊ और समृद्ध क्षेत्र की विजय मुगल साम्राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक बढ़ावा था। दक्कन में अकबर के अभियानों का उद्देश्य दक्षिणी भारत में मुगल प्रभाव का विस्तार करना था। शहर में असीरगढ़ के दुर्जय किले पर कब्जा उनके दक्कन अभियानों की पराकाष्ठा। अकबर की सैन्य सफलताएं केवल उनकी सामरिक प्रतिभा के कारण नहीं थी, बल्कि विभिन्न इलाकों और युद्ध शैलियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता के कारण भी थी। और यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी बड़ी सेनाएं दूरस्थ और शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में भी अच्छी तरह से आपूर्ति की जाती थी। मुगल सेना में राजपूत योद्धाओं का एकीकरण राजनीतिक और सैन्य रणनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। यह राजपूत सहयोगी अपने साथ अपनी मार्शल परंपराओं और विशेषज्ञता को लेकर आए, जिससे मुगल सेना को और मजबूती मिली। अकबर का शासनकाल साम्राज्य के भीतर सापेक्ष शांति और स्थिरता का काल था, जिसने अभूतपूर्व आर्थिक विकास की अनुमति दी। एक समान मुद्रा और वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली के विकास ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया। व्यापार की एक प्रमुख धमनी की मरम्मत की गई और उनके शासनकाल के दौरान इसका विस्तार किया गया, जिससे साम्राज्य के दूर दराज के कोने जुड़ गए। अकबर के शिल्प और उद्योगों के संरक्षण के कारण उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्र, कालीन और धातु के काम का उत्पादन हुआ। फतेहपुर सीकरी शहर हालांकि बाद में छोड़ दिया गया है, एक भव्य और सुंदर राजधानी के अकबर के दृष्टिकोण का एक प्रमाण था। मस्जिदों और सार्वजनिक भवनों को एक सामंजस्यपूर्ण और प्रेरक शहरी वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया। सलीम चिश्तिया मकबरा एक सूफी संत जिन्होंने अकबर को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया था। फतेहपुर सीकरी परिसर के भीतर एक सुंदर संगमरमर की संरचना है। सभी धर्मों में अकबर की रुचि वास्तविक और गहरी थी, जो उनकी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा से उपजी थी। अक्सर योगियों, सूफी संतों, जेसुइट पुजारियों के साथ निजी चर्चा करते थे
उनकी आध्यात्मिक प्रथाओं को समझने की कोशिश करते थे। सूर्य के परिणीतिमान अनिश्चित सूर्य के प्रति उनकी श्रद्धा, जो पारसी धर्म और प्राचीन भारतीय परंपराओं से प्रभावित थी, एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक अभ्यास थी। उनकी राजपूत पत्नियों के प्रभाव ने भी उनके सहिष्णु और समावेशी दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाई। अकबरनामा उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखा गया उनके शासनकाल का आधिकारिक वृत्तांत, उनके जीवन और समय के बारे में जानकारी का एक समृद्ध स्रोत है। अकबरनामा में चित्र मुगल कला का खजाना है, जो युग की गतिशीलता और जीवंतता को दर्शाते हैं। अकबर का जानवरों के प्रति प्रेम उन कई चित्रों में स्पष्ट है जो उन्हें शिकार करते हुए हाथियों को से घने है और अपने पसंदीदा जानवरों के साथ बातचीत करते हुए दर्शाते हैं। उन्हें अपने हाथी जिस पर वे कई लड़ाइयों में सवार हुए थे। सलाहकार बीरबल की बुद्धि और ज्ञान की कहानियां आज तक भारतीय लोक कथाओं में लोकप्रिय है। उनके 9 रत्नों में से एक की सही है। तानसेन की संगीत प्रतिभा ने मुगल दरबार को करामाती धुनों से भर दिया। अकबर की न्याय प्रणाली अपनी निष्पक्षता और निष्पक्षता के लिए जानी जाती थी, जिसमें सम्राट स्वयं अपील का सर्वोच्च न्यायालय होता था। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किए, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की मामलों की सुनवाई और निर्णय शीघ्रता से हो। सूफी संत सलीम चिश्ती के साथ अकबर की मुलाकात की कहानी उनके जीवन से जुड़ी एक लोकप्रिय किंवदंती है। सलीम भविष्य के सम्राट जहांगीर का जन्म संत की भविष्यवाणी की पूर्ति के रूप में देखा गया था। अकबर का अपने बेटे सलीम के साथ संबंध जटिल और अक्सर तनावपूर्ण था, जो वृद्ध सम्राट के लिए बहुत दर्द का स्रोत था। सलीम के विद्रोह के बावजूद अकबर ने अंततः उसे माफ कर दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी नामित कर दिया। यह जिस माह में अकबर की मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत को प्रेरित और प्रभावित करती है। एक धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी समाज की उनकी दृष्टि, जहां सभी धर्मों के लोग सद्भाव में रह सकते हैं, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 4 शताब्दियों पहले थी। उनके द्वारा बनाए गए वास्तुशिल्प के चमत्कार, जैसे कि फतेहपुर सीकरी और आगरा किला उनके शासनकाल की महिमा का प्रमाण है। उनके युग की जीवंत लघु चित्रकारी मुगल भारत के जीवन और संस्कृति की एक जीवंत झलक प्रस्तुत करती है। अकबर महान की कहानी एक शासक की एक कालातीत कहानी है, जो न केवल एक विजेता था, उनका शासनकाल भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय है। रचनात्मकता, नवाचार और ज्ञानोदय का काल है। अकबर की बौद्धिक जिज्ञासा धर्म तक ही सीमित नहीं थी, उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी रुचि थी। कहा जाता है कि उन्होंने दुनिया के पहले निर्बाध खगोलीय ग्लोब के निर्माण का आदेश दिया था। यूरोपीय कला और संस्कृति के प्रति उनका आकर्षण उनके दरबारी चित्रकारों के कार्यों में परिलक्षित होता है। उनके दरबार में जेसुइट मिशनरियों की उपस्थिति ने पुनर्जागरण यूरोप की बौद्धिक और कलात्मक धाराओं से सीधा संबंध प्रदान किया। अकबर की दिनचर्या अनुशासन और दक्षता का एक मॉडल थी, जो उनके प्रशासनिक कर्तव्यों को उनके व्यक्तिगत हितों के साथ संतुलित करती थी। वे अक्सर देर रात तक काम करते थे, राज्य के कागजात पढ़ते थे और अपने मुंशियों को आदेश लिखवाते थे। अपनी प्रजा के कल्याण के लिए उनकी चिंता वास्तविक थी और उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए कई उपाय लागू किए। उन्होंने सती विधवा दाह की प्रथा को हतोत्साहित किया और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया। उन्होंने लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की आयु भी बढ़ा दी, जो उनके समय के लिए एक गतिशील उपाय था। अकबर का साम्राज्य संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन था, जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोग उनके दरबार और शहरों में आते थे। उनके शासनकाल के दौरान हुए सांस्कृतिक संलयन ने कला, संगीत और व्यंजनों के नए रूपों को जन्म दिया।
फारसी, अरबी और स्थानीय भारतीय बोलियों का मिश्रण इस सांस्कृतिक संश्लेषण का एक उत्पाद था। अकबर का निजी पुस्तकालय महान था, जिसमें 60 से अधिक खंड थे, जो सभी यह पढ़कर सुनाए गए थे। किताबों के प्रति उनका प्रेम इतना अधिक था कि वे अपने सैन्य अभियानों पर भी अपने साथ एक सचल पुस्तकालय ले जाते। अकबर के 9 रत्नों की कहानी उनकी प्रतिभा को पहचानने और पोषित करने की उनकी क्षमता का एक प्रमाण है। की पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनका शासनकाल बौद्धिक किण्वन का काल था, जहां नए विचारों का स्वागत किया जाता था और पुराने हठधर्मिता पर सवाल उठाए जाते थे। अकबर की विरासत सिर्फ उनकी विजयों और प्रशासनिक सुधारों के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन पर उनके मानवतावादी और दयालु दृष्टिकोण के बारे में भी है। वे एक ऐसे शासक थे जो वास्तव में अपने लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के महत्व को समझते थे। अकबर नाम का अर्थ ही महान है, एक उपाधि जो उन्होंने वास्तव में अपने कार्यों और अपनी दृष्टि से अर्जित की। उनकी जीवन कहानी नेताओं और नागरिकों के लिए समान रूप से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, जो एक सच्चे प्रबुद्ध शासक की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। लाहौर शहर भी अकबर के अधीन फला फूला, जो कुछ समय के लिए उनकी राजधानी के रूप में कार्य करता था। उन्होंने लाहौर किले के भीतर शीश महल सन्नौते दर्पणों का महल बनवाया, जो मुगल सजावटी कला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। विभिन्न धर्मों में अकबर की रुचि ने उन्हें ईसाई सुसमाचारों का फारसी में अनुवाद करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगरा में एक चर्च के निर्माण की भी अनुमति दी, जो उनकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक है। सभी धर्मों के लिए एक आम जमीन बनाने के अकबर के प्रयास हमेशा उनके दरबार के रूढ़िवादी तत्वों द्वारा समझे या सराहे नहीं जाते थे। एक फरमान जिसने अकबर को धार्मिक कानून की व्याख्या करने का अधिकार दिया, एक विवादास्पद कदम था। अकबर इस विश्वास पर दृढ़ रहे कि शासक का कर्तव्य अपने लोगों के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनना है। उनके शासनकाल में सूफी रहस्यवाद का विकास हुआ और वे स्वयं सूफी संतों का बहुत सम्मान करते थे। अकबर के शासनकाल की सांस्कृतिक उपलब्धियों का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थायी प्रभाव पड़ा। अपने समृद्ध और सुगंधित व्यंजनों के साथ अकबर की रसोई में हुए पाक संलयन की सीधी विरासत है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की संगीत परंपराओं को भी अकबर के दरबार के संरक्षण से समृद्ध किया गया था। केंद्रीकृत साम्राज्य की अकबर की दृष्टि आधुनिक राष्ट्र राज्य का अग्रदूत थी। इतनी दक्षता के साथ एक विशाल और विविध साम्राज्य का प्रबंधन करने की उनकी क्षमता एक उल्लेखनीय प्रशासनिक उपलब्धि थी। अकबर महान की स्मृति भारत में एक न्यायप्रिय और परोपकारी राजा, एक सच्चे जनता की सम्राट के रूप में संजोई जाती है। उनका जीवन नेतृत्व सहिष्णुता और ज्ञान की खोज में एक शक्तिशाली सबक है। हमीदा बानो बेगम की प्रारंभिक मृत्यु का युवा अकबर पर गहरा प्रभाव पड़ा। महमंदा के साथ उनका संबंध जटिल और अक्सर राजनीतिक साजिश से भरा था। महमंदा और अधम खान की पेटीकोट सरकार अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में एक चुनौतीपूर्ण अवधि थी। महमंदा के प्रभाव से अकबर की स्वतंत्रता का दावा एक शासक के रूप में उनकी वास्तविक उम्र के आने का प्रतीक था। अधम खान को मृत्युदंड देना अकबर के लिए एक कठिन लेकिन आवश्यक निर्णय था। इस घटना ने एक स्पष्ट संदेश भेजा कि अकबर के साम्राज्य में कोई भी, यहाँ तक कि उनका अपना परिवार भी, कानून से ऊपर नहीं था। सभी धर्मों के प्रति अकबर का सम्मान जैनियों तक भी था और वे उनके अहिंसा के सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने सप्ताह के कुछ दिनों में जानवरों के वध पर रोक लगाने वाले फरमान जारी किए, जो जैन मान्यताओं के प्रति सम्मान का एक संकेत था। पारसी के साथ अकबर की बातचीत के कारण उन्हें कुछ पारसी अनुष्ठानों
ओए कि आसी ही नैने नेत्या से नाउट की सख्यों से फैल गई। अकबर के दरबार में पवित्र अग्नि लगातार जलती रहती थी, जो देवत्व के शाश्वत प्रकाश का प्रतीक थी। ईसाई धर्म में अकबर की रुचि ने उन्हें गोवा से जेसुइट पुजारियों को फतेहपुर सिकरी में अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जेसुइट पादरियों के साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया और ईसाई धर्मशास्त्र के बारे में उनके साथ लंबी चर्चा में लगे रहे। उन्होंने उन्हें महल परिसर के भीतर एक चैपल बनाने और धर्मांतरित लोगों को बपतिस्मा देने की भी अनुमति दी। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी अकबर का संविधान अकबर के साम्राज्य का एक विस्तृत सांख्यिकीय रिकॉर्ड है। यह स्मारकीय कार्य 80वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में एक अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अकबर की डाक व्यवस्था उल्लेखनीय रूप से कुशल थी, जिसमें विशाल साम्राज्य में मेल ले जाने वाले धावकों और घुड़सवारों का एक नेटवर्क था। उनका खुफिया नेटवर्क भी अत्यधिक प्रभावी था, जो उन्हें उनके साम्राज्य के हर कोने की घटनाओं से अवगत कराता था। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने की अकबर की नीति ने व्यापारी वर्ग के लिए बड़ी समृद्धि का काल लाया। उनकी राजधानी आगरा शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जिसने यूरोप और मध्य एशिया के व्यापारियों को आकर्षित किया। बगीचों के प्रति अकबर का प्रेम उन्नत से है। इसी औसत मेरी अनाथिहीन होवली ने खूबसूरत बगीचों में परिलक्षित होता है। यह शाम वो ननी चलिया अतेर है जिन्हें यही से करनेक्टिया ऐलान अतल गया ऐ इनाम सैन्य से गधे अनाने केस वोलश नकेज जामा। ये उद्यान केवल अवकाश के स्थान नहीं थे, बल्कि महत्वपूर्ण बैठकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी स्थान थे। अकबर का व्यक्तिगत जीवन उनके परिवार के प्रति गहरे प्रेम से चिन्हित था, बावजूद इसके कि वे कभी कभी राजनीतिक चुनौतियां पेश करते थे। उनकी मां और उनके बेटों की मृत्यु पर उनका दुख गहरा और व्यक्तिगत था। अकबर के दरबार में एक महान वेश्या अनारकली और राजकुमार सलीम के लिए उसके दुखद प्रेम की कहानी एक लोकप्रिय लेकिन ऐतिहासिक रूप से अप्रमाणित कहानी है। अकबर का शासनकाल भारत इस्लामी संस्कृति के इतिहास में एक उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, जो उल्लेखनीय संश्लेषण और रचनात्मकता का काल है। उनकी विरासत एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण में प्रबुद्ध नेतृत्व के महत्व की एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। अकबर नाम भारत में महानता का पर्याय बन गया है, एक बेंचमार्क जिसके खिलाफ अन्य शासकों को मापा जाता है। उनकी जीवन कहानी और शांति मज्जाए में कला और संस्कृति का एक समृद्ध चित्रपट है, एक कहानी जो दुनिया भर के लोगों को मोहित और प्रेरित करती रहती है। सिंधु नदी के तट पर अकबर द्वारा बनाया गया अटक का किला एक रणनीतिक सैन्य चौकी थी। भूगोल में अकबर की गहरी रुचि ने उन्हें अपने साम्राज्य के विस्तृत नक्शे बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें एक कुशल पोलो खिलाड़ी और खेल में एक उत्साही प्रतिभागी के रूप में जाना जाता था। चौपड़ को लूडो का एक प्राचीन रूप का खेल अकबर के दरबार में एक पसंदीदा शगल था, जिसे कभी कभी एक विशाल बोर्ड पर मानव मोहरों के साथ खेला जाता था। अकबर की करुणा अपराधियों तक भी फैली हुई थी, और वे अक्सर उन्हें केवल दंडित करने के बजाय सुधारना चाहते थे। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में अस्पताल और औषधालय स्थापित किए, गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करते थे। शिक्षा को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए स्कूल और कॉलेज की स्थापना शामिल थी। अकबर का साहित्य का संरक्षण केवल फारसी तक ही सीमित नहीं था, उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं के कवियों और लेखकों का भी समर्थन किया। तूती नामा एक तोते की दास्तां ऐसे सचित्र संग्रह उनके शासनकाल की एक और महत्वपूर्ण कलात्मक परियोजना थी। अकबर का शासनकाल महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जांच का काल था, जिसमें खगोल विज्ञान और गणित में प्रगति हुई। उनके व्यक्तिगत करिश्मे और सुलभता ने उन्हें अपनी प्रजा के बीच एक प्रिय व्यक्ति बना दिया। शहर में भेष बदलकर अपनी प्रजा का मिजाज जानने के लिए उनके अचानक दौरे की कहानियां महान है। अपने दुश्मनों को माफ करने और उन्हें अपने प्रशासन में एकीकृत करने की उनकी क्षमता एक विशाल और स्थिर साम्राज्य के निर्माण में उनकी सफलता की कुंजी थी। अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य सभ्यता और संस्कृति का एक प्रकाश स्तंभ था,
जिसकी उसके पड़ोसियों द्वारा प्रशंसा और सम्मान किया जाता था। बाद के मुगल सम्राटों पर अकबर का प्रभाव गहरा था और उनकी नीतियों को उनके उत्तराधिकारियों द्वारा अलग अलग डिग्री तक जारी रखा गया था। अकबर महान का नाम भारतीय इतिहास में एक सुनहरे युग के लिए गौरव और पुरानी यादों की भावना जगाता है। उनकी कहानी एक व्यक्ति की इतिहास की दिशा को आकार देने और एक ऐसी विरासत को पीछे छोड़ने की शक्ति का एक प्रमाण है जो समय से परे है। अकबर के शासनकाल के शुरुआती वर्ष आंतरिक और बाहरी खतरों के खिलाफ अस्तित्व के लिए एक निरंतर संघर्ष थे। काबुल के गवर्नर, उनके सौतेले भाई मिर्जा हकीम का विद्रोह उनके अधिकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। मिर्जा हकीम के खिलाफ अकबर के निर्णायक सैन्य अभियान ने उनके साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर उनके नियंत्रण को मजबूत कर दिया। गंगा और यमुना नदियों के संगम पर इलाहाबाद में एक नए किले का निर्माण पूर्वी प्रांतों को नियंत्रित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। अकबर की नौसेना ने गुजरात और बंगाल में उनके अभियानों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगीत का उनका संरक्षण सभी रूपों में फैला हुआ था, शास्त्रीय ध्रुपद शैली से लेकर सूफियों के भक्ति कव्वाली संगीत तक। तहरीक अल्फी से हनम जहां सहनीति अल्फी इस्लामी अकबर द्वारा शुरू की गई एक और प्रमुख साहित्यिक परियोजना थी। तुलनात्मक धर्म में अकबर की रुचि केवल एक राजनीतिक रणनीति नहीं थी। उनका मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं और किसी भी एक धर्म का सत्य पर एकाधिकार नहीं है। धर्म के प्रति उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण है उनके विविध विषयों के लिए एक आम जमीन बनाने का एक साहसिक प्रयास था। अकबर के शासनकाल में यूरोप के साथ व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। मुगल साम्राज्य की संपत्ति और भव्यता से चकित थे। शिकार के प्रति अकबर का आकर्षण केवल एक खेल नहीं था, बल्कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने और अपने साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों का पता लगाने का एक तरीका भी था। वे अपनी नवीन शिकार तकनीकों के लिए जाने जाते थे, जो खेल के जानवरों का बड़े पैमाने पर घेराव था। उनकी व्यक्तिगत कहा जाता है कि उन्होंने एक बाघिन से लड़ाई की और उसे मार डाला जिसने एक शिकार के दौरान उन पर हमला किया। अकबर के शासनकाल के दौरान विकसित हुई स्थापत्य शैली शैली के रूप में जाना जाता। लाल बलुआ पत्थर के उपयोग और हिंदू और इस्लामी तत्वों के संलयन के लिए जानी जाती है। अकबर के संरक्षण में बनाया गया था। प्रारंभिक मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और ताजमहल का अग्रदूत है। धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय की अकबर की विरासत आज दुनिया को पीड़ित करने वाली कट्टरता और असहिष्णुता की ताकतों के लिए एक शक्तिशाली मारक है। अकबर महान की कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत है जो एकता, विविधता और प्रबुद्ध नेतृत्व की शक्ति में विश्वास करते हैं। अकबर की शिक्षा अक्षरों में नहीं बल्कि शासन और युद्ध की व्यावहारिक कलाओं में थी। उन्होंने किसी भी किताब से ज्यादा अपने आसपास की दुनिया के अपने गहन अवलोकन से सीखा। उनकी निरक्षरता अज्ञानता का संकेत नहीं थी, बल्कि उनकी अद्वितीय और अपरंपरागत प्रतिभा का प्रमाण थी। अकबर के राज्यारोहण के समय भारत का राजनीतिक परिदृश्य खंडित और अराजक था। अभी भी उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता था। युवा अकबर को शुरू से ही एक शासक और एक योद्धा के रूप में अपनी योग्यता साबित करनी पड़ी।
उनके लुइजियाना एक शानदार लेकिन अक्सर क्रूर रणनीतिकार थे जिन्होंने अकबर को उनकी शुरुआती चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। सही यूसुफ में बैरम खान की बर्खास्तगी ने अकबर द्वारा साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण ग्रहण करने का प्रतीक बनाया। जोधा बाई से अकबर का विवाह सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक भी था। उन्होंने अपनी राजपूत पत्नियों को मुगल महल के भीतर स्वतंत्र रूप से अपना धर्म मानने की अनुमति दी। अकबर की सेना में शामिल होने वाले राजपूत योद्धा उनके सबसे वफादार और भरोसेमंद कमांडरों में से कुछ बन गए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी का युद्ध एक भयंकर और खूनी संघर्ष था। महाराणा प्रताप का प्रतिरोध राजपूत साहस और स्वतंत्रता प्रेम का प्रतीक बन गया। अकबर की प्रशासनिक प्रणाली को कुशल, निष्पक्ष और लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। साम्राज्य का प्रांतों, सूबा और और उपजिलों परगना में विभाजन ने एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रशासनिक संरचना बनाई। कोतवाल शहर की पुलिस का प्रमुख है, शहरी क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार था। काशी न्यायाधीश मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून के आधार पर न्याय करते थे, जबकि हिंदू अपने स्वयं के धार्मिक कानूनों द्वारा शासित होते थे। अकबर की आर्थिक नीतियों ने अभूतपूर्व समृद्धि और शहरीकरण के काल को बढ़ावा दिया। कपास और रेशम वस्त्र उद्योगों के विकास ने भारत को दुनिया के लिए वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक बना दिया। सड़कों और सरायों, विश्राम गृहों के एक विशाल नेटवर्क के निर्माण ने यात्रा और व्यापार को सुरक्षित और आसान बना दिया। इबादत खाना की बहसें अंतर धार्मिक संवाद में एक साहसिक प्रयोग थी जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व थी। समय के साथ अकबर का अपना विश्वास विकसित हुआ जो रूढ़िवादी इस्लाम से आध्यात्मिकता के अधिक रहस्यमय और उदार रूप में परिवर्तित हो गया। वे सूफी दर्शन वहदत उल वजूद, अस्तित्व की एकता से बहुत प्रभावित थे, जो सारी सृष्टि में परमात्मा को देखता है। दीन इलाही उनकी एक सार्वभौमिक धर्म की आजीवन खोज की परिणति थी जो पूरी मानवता को एकजुट कर सके। अकबर का दरबार पूरे इस्लामी दुनिया और उससे परे के कलाकारों, कवियों, संगीतकारों और विद्वानों के लिए एक चुंबक था। फारसी और भारतीय कलात्मक परंपराओं के संलयन ने एक नई और जीवंत दृश्य भाषा का निर्माण किया। भारतीय इतिहास में कुछ सबसे सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ेगा। अकबर की ही स्थापत्य विरासत, उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी रचनात्मकता और एक भव्य और शक्तिशाली साम्राज्य की उनकी दृष्टि का एक प्रमाण है। कई सप्ताह ने जटिल पत्थर की नक्काशी और नाजुक जाली के काम का उपयोग अकबरी शैली की वास्तुकला की पहचान बन गया। अकबर के अंतिम वर्ष व्यक्तिगत दुख और राजनीतिक चिंता का समय थे, लेकिन उन्होंने साम्राज्य पर अपनी पकड़ कभी नहीं खोई। उनकी विरासत केवल उन स्मारकों में नहीं है जो उन्होंने बनवाए या जो लड़ाइयां उन्होंने जीती, बल्कि सहिष्णुता और एकता के उन आदर्शों में है जिनका उन्होंने समर्थन किया। अकबर महान एक सच्चे दार्शनिक राजा थे, एक शासक जिन्होंने राजनीतिक शक्ति को बौद्धिक जिज्ञासा और नैतिक उद्देश्य की गहरी भावना के साथ जोड़ा। उनके जीवन की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि एक शासक का सच्चा माप उनके साम्राज्य के आकार में नहीं, बल्कि जिनके दिल और दिमाग की गुणवत्ता में